जय हिंद दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है विद्यालय पर। एक बार फिर से हम लोग फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे थे, जिसमें आखिरी बार हमने देखा था द स्प्रेड ऑफ द ग्रेट फियर, कि फ्रांस में भय का माहौल कैसे कैसे फैलता चला गया पूरे फ्रांस में। और ये मैप उसी स्प्रेड ऑफ ग्रेट फियर को दर्शाता है, जिसमें कई सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स रहे उस समय फ्रांस के, वो सब कुछ एपिक सेंटर रहे हैं। ये देखिए, ये रहा एस्ट्रेस है, जो कि अलास्से के पास है। आइए पहले इस मैप को पढ़ने के बारे में सोचते हैं। देखिए, ये जो ये जो ग्रे वाला रीजन है, लाइट ग्रे वाला, ये हमें शो कर रहा है वो रीजन जो कि ग्रेट फियर से अफेक्टेड नहीं था। ठीक है, तो इस रीजन में अभी तक फियर फैला नहीं था, अभी डर का माहौल नहीं था। ओके, और ये जो ब्लैक वाला रीजन है, ये देखिए, ये ब्लैक वाला रीजन, ये सब, ये हमें शो कर रहा है एरिया ऑफ एग्रेरियन रिवोल्ट। अब उस समय जो रिवोल्ट हो रहा था, उस उस एरिया को ये हमारा ब्लैक वाला रीजन शो कर रहा है। ओके, जिसमें हमारा आ गया नॉर्मैंडी। ओके, और कुछ हिस्सा इटली, कुछ हिस्सा इधर से भी है, इटली के पास, स्विट्जरलैंड से नजदीक। ओके, तो इस तरह से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, और अब ये जो एरो है, ये एरो शो कर रहा है हमारा फियर का स्प्रीडिंग, कि फियर कैसे कैसे फैल रहा है और कहाँ से फैल रहा है। ये इस डॉटेड सर्कल से फैल रहा है, जो कि एक डिस्ट्रिक्ट को डिनोट कर रहा है। फ्रांस के उस समय के एक डिस्ट्रिक्ट को डिनोट कर रहा है, जो कि क्या है, इन सारे फियर्स का एपिक सेंटर। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, इस तरह से कुछ बहुत ही ज्यादा एपिक सेंटर है, सात, ये देखिए। ठीक है, इसमें एस्ट्रस है, लाफार्ले है, और अ, रुफेक, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स में से ग्रेट फियर फैल रहा है। कि राजा, ग्रेट फियर किस किस बात का फियर, कि अब राजा क्या करेगा। राजा ने क्या किया है, ये राजा या फिर लैंड लॉ जो जो लैंडलॉर्ड्स थे, उन्होंने कई सारे लोगों को, डाकुओं को भेजा है सारे के सारे खेती को तबाह करने के लिए, ताकि उनके पास जो स्टॉक है सिर्फ वही बिक सके। ओके, अकाल पड़ने के बाद। ठीक है, ये हमारा ग्रेट फियर फैलता जा रहा है। ओके, चलिए, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करने जाएंगे इसके आगे का टॉपिक, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। पर इससे पहले गाइस, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, और साथ ही साथ मेरे हमारे इस चैनल विद्यालय को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि आप सभी को वीडियो मिलता रहे। और बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको जाता रहे जैसे जैसे वीडियो अपलोड होता जाएगा। ओके, चलिए, तो शुरू करते हैं। फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कहता है कि अब चूंकि वहां पर कॉन्स्टिट्यूशन स्थापित हो गया, राजा ने अपने पावर को कम करने के लिए अपनी सहमति दे दी, तो इसलिए नेशनल असेंबली ने 1791 1789 1791 तक फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और फाइनली 1791 में उसे लागू किया। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था राजा राजा के या मोनार्क के राजशाही के पावर को लिमिट कर देना। ओके, यानी कि जो मोनार्की चलता था, इसमें राजा ही सर्वे सर्वा होता था, या पावर सुप्रीम, तो उसके पावर को क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया। और साथ ही साथ उसके पावर को क्या कर दिया गया? कई सारे इंस्टीट्यूशन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, ना कि उसे एक हाथ में रखा गया, बल्कि उसे कई सारे इंस्टीट्यूशन में, छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इंस्टीट्यूशन में सेपरेट कर दिया गया, जैसे कि लेजिस्लेचर में, एग्जीक्यूटिव में, और जुडिशरी में। ओके, दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और इस सेपरेशन के कारण ही हमारा फ्रांस, उस समय का फ्रांस क्या कहलाया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का सेंस, कि वैसा शासन या वैसा राजशाही जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा। यानी कि अभी राजा ही रहेगा, अभी पावर सुप्रीम राजा ही रहेगा, लेकिन वो वो सत्ता अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे चलाएगा, ना कि अपने मन मुताबिक उस कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा
फॉलो करेगा। ओके, तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाई है, यानी कि अब फ्रांस में एक गवर्नमेंट गवर्नेंस सिस्टम आ गया है, तो उस गवर्नेंस सिस्टम का अरेंजमेंट तो कुछ होना चाहिए ना, कि कैसे कैसे पावर डिस्ट्रीब्यूटर कौन आएगा, ये कौन नेशनल असेंबली का हेड कौन बनेगा। ठीक है, तो इन सब का यहाँ पर जैसे कि, और ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इन सब के मेंबर्स का चुनाव कैसे होगा, इलेक्शन का, इन सब को, ये सब कैसे इलेक्ट होकर आएंगे, तो इन सब का यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे। ये सारी डिटेल्स हमारा ये डायग्राम शो करता है। तो ये डायग्राम क्या शो करता है? ओके, देखिए, इस डायग्राम को देखने के बाद हमें दो चीजें पता चलती हैं कि जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से जुडिशरी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से फ्री है। इसे डायरेक्टली लोग चुनेंगे। अब लोगों में भी कौन कौन चुनेंगे? सारे के सारे लोग नहीं, सारे के सारे लोग नहीं चुनेंगे, बल्कि सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स ही चुनेंगे। ओके, और पैसिव सिटीजन्स को वोट देने का अधिकार नहीं, या वैसे लोग जिनको वोट देने का राइट नहीं है उन्हें पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में रखा गया। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। अब ये एक्टिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन क्या है? ठीक है, इस डायग्राम पे हम वापस आएंगे, बट पहले हम लोग ये सब एक बार ये भी देख लेते हैं। वोटिंग सिस्टम ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग कॉन्स्टिट्यूशन मॉर्की। अब जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म हो गया तो उस समय का वोटिंग सिस्टम क्या था, आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected। अब देखिए, जो 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसने पावर को इस तरह से असेंबली को दिया कि वो लॉज की नेशनल असेंबली उस लॉज को बनाते रहे। कैसे? वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली इलेक्ट होकर नेशनल असेंबली के नेशनल असेंबली के मेंबर इनडायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्ट होकर 1791 के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पावर को यूज करके लॉज को बनाएंगे। ओके, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। इस पॉइंट पर आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओके, ये हम लोग सिस्टम में आगे देखेंगे जब हम डायग्राम को डिस्कस कर रहे होंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। दैट इज सिटीजन्स। चलिए अभी डिस्कस कर लेते हैं, उतना क्या करना, चलिए देखते हैं। देखिए, ये हमारा एक्टिव सिटीजन हुआ। अब देखिए यहाँ पर ये समझ लीजिए एक्टिव सिटीजन, अभी इतना समझ लीजिए जो जो लोग वोट दे रहे हैं। अब ये जो वोट दे रहे हैं उन्होंने लगभग 50,000 मेंबर्स को चुना, इलेक्ट किया और उन्हें भेजा नेशनल असेंबली में 745 मेंबर को चूज करने के लिए, ताकि वो नेशनल असेंबली के मेंबर बन सके और लोगों की बात यहाँ तक पहुंचा सके। लेकिन देखिए, अगर एक्टिव सिटीजन डायरेक्टली इनको वोट देते नेशनल असेंबली वाले को, तो ये हमारा कहला तब यहाँ पर हमारा ये इनके मेंबर्स क्या कहलाते? डायरेक्टली इलेक्टेड। लेकिन ये 50,000 इलेक्टर्स के थ्रू इलेक्ट हो रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्टली किसके द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं? एक्टिव सिटीजन, यानी कि वहां के सिटीजन्स के द्वारा इलेक्ट हो रहे हैं, इसीलिए ये क्या कहलाए? इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज एक्टिव सिटीजन्स एंड पैसिव सिटीजन्स। ओके, नाउ अब देखिए, जब फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बहुत सारे लोगों को वोटिंग राइट्स मिले, यानी कि वोट देने का अधिकार, और बहुत सारे लोगों को नहीं मिले। अब देखिए, वोटिंग राइट्स का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था वो कुछ इस तरह से अरेंज था। कोई भी आदमी, मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा, कोई भी आदमी जो 25 साल से ऊपर हो एज में, जो जिसका एज 25 साल के अबव हो, और साथ ही साथ वो कम से कम 3 दिन का मेहनताना देता हो टैक्स के रूप में, या 3 दिन का मेहनताना टैक्स के रूप में पे करता हो, उसी को एक्टिव सिटीजन का स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि उन्हें वोट देने का राइट दिया जाएगा और उन्हें कहा गया एक्टिव सिटीजन्स। ओके, तो इसमें देख लिया कि एक्टिव सिटीजन होने के लिए, यानी कि वोट देने का राइट पाने के लिए आपको सबसे पहले तो 25 साल मिनिमम 25 साल एज होना चाहिए आपका। साथ ही साथ आपको, अगर आप 25 साल
है भी, और साथ ही साथ आपको आदमी भी होना मस्ट है, मैन होना मस्ट है, मैन। ओके। और इसके साथ अगर आप 3 दिन का मेहनताना टैक्स के रूप में पे करते हैं, कम से कम 3 दिन का मेहनताना टैक्स के रूप में पे करते हैं, तभी आप एक्टिव सिटीजन कहलाएंगे। ओके। और इनके अलावा जो भी वो औरतें, 25 साल के नीचे जितने भी आदमी हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाए, पैसिव सिटीजन। टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली। अब देखिए, ये जो इलेक्टर बन रहा है, ये जो इलेक्टर बन रहे हैं, ये 50,000 लोगों में से 50,000 लोगों को जो ये 4 लाख लोग चुन रहे हैं, यही है हमारा इलेक्टर्स, जो कि नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करेंगे। ओके। तो कहता है कि इलेक्टर बनने के लिए, टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज अ मेंबर ऑफ द असेंबली, पहले इलेक्टर बनने के लिए और उसके बाद असेंबली का मेंबर बनने के लिए, a man had to belong to the highest bracket of taxpayers, यानी कि उस मैन को, उस आदमी को सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाला आदमी बनना पड़ेगा, या उस ब्रैकेट में आना पड़ेगा। कुछ लिमिट था कि ये सबसे ज्यादा टैक्स पे करना चाहिए उसको, तभी वो पहले इलेक्टर और तब असेंबली का मेंबर बन सकता है। अदरवाइज कोई भी ऐरा गैरा या गरीब या कोई भी भूखा नंगा इंसान आकर, भले ही उसको लोग सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, वो आकर असेंबली का मेंबर या इलेक्टर नहीं बन सकता। ओके। उसके बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वो हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर्स के लिस्ट में आना चाहिए। ओके। चलिए, तो हमने ये देखा, अब देखते हैं इसको, देखते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं, इस पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ 1791 कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, चलिए देखते हैं। देखिए, ये डायग्राम है, ये हमारा ये गवर्नमेंट का 3 सेक्शन है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर। ओके। जुडिशरी मतलब जो न्याय करेगा, जज। इसमें कोर्ट कोर्ट होंगे, लॉ ऑफ जस्टिस होगा, ये सारे के सारे इसके पास जाएंगे। और इसको, और ये कहाँ कहाँ से बनेगा, इसको लोग डायरेक्टली इलेक्ट करेंगे, जो एक्टिव सिटीजन होंगे वो डायरेक्टली इन्हें इलेक्ट करेंगे। ओके। और उसका आता है लेजिस्लेचर। ठीक है। लेजिस्लेचर, अब उस समय फ्रांस में 28 मिलियन पॉपुलेशन में से 4 मिलियन लोग ही एक्टिव सिटीजन थे। सॉरी, 40 लाख लोग ही, यानी कि 2,80,00,000 लोगों में से मात्र 40 लाख लोग ही एक्टिव सिटीजन थे, जो 50,000 रिप्रेजेंटेटिव्स या इलेक्टर्स को चूज करते थे। और वही 50,000 इलेक्टर्स किसको चूज करते थे, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चूज करते थे। और ये हो गया लेजिस्लेचर का सेक्शन। ठीक है। ये गवर्नमेंट को क्या करेंगे, चलाएंगे। अब देखिए, ये जो लेजिस्लेचर वाला सेक्शन है, इसका कंट्रोल होता था एग्जीक्यूटिव वाला सेक्शन। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आते थे, किंग एंड मिनिस्टर्स। लेजिस्लेचर में कौन सा, नेशनल असेंबली एंड इलेक्टर्स। ओके। ठीक है। और एग्जीक्यूटिव में किंग और मिनिस्टर्स। ठीक है। अब जो ये नेशनल असेंबली में जो मेंबर बैठे हुए हैं, इनका कंप्लीट कंट्रोल रहेगा किस पर, किंग और मिनिस्टर्स पर। लेकिन वीटो पावर किसके पास रहेगा, किंग के पास। वीटो का मतलब कि अगर इसने कोई चीज की आपत्ति जता दी कि नहीं, नहीं करना है, तो ये पावर इसके पास रहेगा, लेकिन ये जता नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ इसी के कहने पर किसी भी बात, किसी भी टॉपिक पर या किसी भी लॉ पर या किसी भी कोई अदर टॉपिक पर वीटो कर सकता है या रोक लगा सकता है। अदरवाइज ये नहीं लगा सकता, क्योंकि इस पर किसका कंट्रोल है, एग्जीक्यूटिव यानी कि किंग और मिनिस्टर्स पर किसका कंट्रोल है, नेशनल असेंबली के मेंबर्स का। और नेशनल असेंबली के मेंबर्स पर किसका कंट्रोल है, सॉरी, नेशनल असेंबली के मेंबर को किसने चूज किया, इलेक्टर्स ने। और इलेक्टर्स को किसने चूज किया, 40 लाख एक्टिव सिटीजन्स ने। यानी कि इनडायरेक्टली किसने चूज किया, यहाँ पर भी इनडायरेक्टली गवर्नमेंट कौन चला रहा है, सिटीजन्स चला रहे हैं। ठीक है। अब देखिए, और जज को इन दोनों से कोई मतलब नहीं है, जज को सीधा सीधे मतलब है पब्लिक से। ठीक है। तो यहाँ पर जुडिशरी सिस्टम में जज को कौन चुनेगा, पब्लिक डायरेक्टली चुनेगी। ठीक है। और इसका कंट्रोल इन दोनों पर होगा कि गवर्नमेंट ठीक से काम कर रही है कि नहीं। ओके। देखिए, लेजिस्लेचर का कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे। ठीक है।
और लेजिस्लेचर को बना कौन रहा है? पब्लिक बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पर कंट्रोल किसका होगा? पब्लिक द्वारा ही चुने गए जुडिशरी का, यानी कि जस्टिस जुडिशरी सिस्टम का ही इस पूरे के पूरे लेजिस्लेचर पर कंट्रोल होगा, ठीक है। यानी कि इस पूरे के पूरे सिस्टम पर कंट्रोल होगा। तो ओवरऑल पावर में कौन है? जुडिशरी। ओके, चलिए। लेकिन शासन कौन कर रहा है? नेशनल असेंबली यानी कि लेजिस्लेचर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। अब अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना है तो मैन का राइट्स भी होगा, मैन और सिटीजन के क्या होंगे? कुछ बेसिक राइट्स भी बने होंगे, ठीक है। तो उन सारे राइट्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विद द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन। अब 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो राइट्स ऑफ मैन और सिटीजन के डिक्लेरेशन, मैन और सिटीजन के राइट्स के डिक्लेरेशन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो पहला क्या कहता है? मेन आर बोर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स। अब कोई भी आदमी फ्रांस में जन्मेगा तो वो फ्री रहेगा और राइट में सबके बराबर रहेगा, चाहे कोई भी हो, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, कोई भी हो, वो सबके सब क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man। अब देखो क्या कहता है कि हर पॉलिटिकल एसोसिएशन का जो मेन होगा, पॉलिटिकल एसोसिएशन मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल संस्था, उन सभी का मेन एम क्या होगा? किसी आदमी का जो वहां उस देश में जो राइट्स यानी कि इनएलिएनेबल राइट्स और नेचुरल राइट्स हैं, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना। दीज आर, और वो राइट्स क्या है? नेचुरल एंड इनएलिएनेबल। वो है हमारा दीज आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेसिस्टेंस टू ऑपरेशन। यानी कि लिबर्टी मतलब आजादी, प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, और रेसिस्टेंट टू ऑपरेशन मतलब कि कहीं पर भी दबाए जाने से रुकावट है, ठीक है। दबाए जाने से मतलब कि भेदभाव वगैरह, ठीक है। चलिए। द सोर्स ऑफ ऑल सॉवरेंटी resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people। अब जितना भी जो भी सॉवरेंटी यानी कि देशभक्ति का जो भी सोर्स होगा वो किसको रिसाइड करेगा? नेशन को करेगा, ठीक है। कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल अथॉरिटी, कोई भी ग्रुप या इंडिविजुअल अथॉरिटी जो कि लोगों के द्वारा नहीं चुने गए हैं, वो इस तरह के कोई भी एजेंडा नहीं चला सकते, कोई भी एक्सरसाइज नहीं। एक्सरसाइज मतलब कि बॉडी बिल्डिंग करना नहीं। एक्सरसाइज का कहने का सेंस कि कोई भी रैली वगैरह नहीं निकाल सकते जब तक उन्हें लोग चुन कर ना लाए हों। यानी कि एक तरह से उनका इलेक्टर होना मस्ट है कोई भी राइट्स, सॉरी, कोई भी एक्सरसाइज करने के लिए। लिबर्टी कंसिस्ट्स ऑफ द पावर टू डू whatever is not injurious to others। अब लिबर्टी सिर्फ उन्हीं पावर को कंसिस्ट करता है जिन पावर से दूसरों को कोई हानि नहीं होता। जैसे कि घूमने फिरने की आज़ादी, इसमें किसी को नुकसान नहीं होगा, ओके। और ये कुछ भी खाने पीने की आज़ादी, इसमें से किसी को नुकसान नहीं होगा। लेकिन अब चलते चलते राह पर किसी को मार दिया, पीट दिया, अरे ये तो लिबर्टी है, तो क्या ये आज़ादी होगा? बिल्कुल नहीं, ये आज़ादी नहीं होगा। तो ये एक तरह का क्राइम होगा, ठीक है। ये लॉ का उल्लंघन होगा, ठीक है। द लॉ हैज द राइट टू फॉरबिड ओनली एक्शंस दैट आर इंजूरियस टू सोसाइटी। अब लॉ सिर्फ उन्हीं उन्हीं एक्ट पर एक्शन ले सकती है जो कि सोसाइटी के लिए हानिकारक हो, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ पॉइंट्स थे, अभी कुछ और बाकी है। लॉ इज द एक्सप्रेशन ऑफ जनरल विल। लॉ क्या है? किसी की भी इच्छा का वो बस एक छोटा सीधा साधा एक्सप्रेशन है। ऑल सिटीजन्स हैव द राइट टू पार्टिसिपेट इन इट्स फॉर्मेशन। हर सिटीजन को इसके फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, पर्सनली और थ्रू दियर रिप्रेजेंटेटिव्स। या तो पर्सनली पार्टिसिपेट करे या फिर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा। पर्सनली कौन पार्टिसिपेट करते हैं? इलेक्टर्स या फिर नेशनल असेंबली के मेंबर्स। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब कि
वो भी एक तरह से जो इलेक्टर्स होते हैं वो भी तो एक तरह से लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स है ना, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के रूप में लॉ को फॉर्म करने के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। ऑल सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर इट। अब लॉ के सामने सारे के सारे सिटीजन क्या होंगे, बराबर। अमीर गरीब बड़ा छोटा हर कोई क्या होंगे, बराबर होंगे। नो मैन मे अक्यूज्ड, अरेस्टेड और डिटेन्ड एक्सेप्ट इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। अब किसी भी आदमी को दोषी नहीं ठहराया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ना ही उसे बंद किया जाएगा तब तक जब तक वो लॉ के अंडर नहीं आता है। ओके। एवरी सिटीजन में स्किप, लॉ के अंडर नहीं आने का मतलब यानी कि ऐसा केस जिसमें जो कि लॉ में नहीं लिखा है, तो उस केस को लेकर उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। एवरी सिटीजन में स्पीक, राइट एंड प्रिंट फ्रीली। अब हर इंसान को बोलने का अधिकार होगा, ठीक है, बोलने का, लिखने का और छापने का अधिकार होगा। अब इससे क्या हो गया, जैसे ही राइट टू स्पीक, राइट एंड प्रिंट मिल गया, तो इससे अब किसका फॉर्मेशन होगा, मीडिया का, न्यूज पेपर्स का, इन सभी का उस समय अब उदय होने वाला है, मतलब कि ये सब राइज करने वाले हैं, एग्जिस्टेंस में आने वाले हैं। ही मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द अब्यूज ऑफ सच लिबर्टी इन केसेस डिटरमाइंड बाय द लॉ। अब ये उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी आजादी को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, लॉ के खिलाफ या लॉ के अकॉर्डिंग। ओके। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक फोर्स एंड फॉर द एक्सपेंसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि लोगों को शासन व्यवस्था को चलाने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन को संभालने के लिए हर सभी सिटीजन पर हर सिटीजन पर इक्वल और कॉमन टैक्स लगाया जाएगा। इट मस्ट बी असेस्ड इक्वली ऑन ऑल सिटीजन इन प्रोपोर्शन टू दियर मीन्स। अब उनके हिसाब अब उनके प्रोपोर्शन के हिसाब से, उनकी जरूरतों के हिसाब से अ, सभी पर एक बराबर टैक्स लगाया गया। टैक्स, कॉमन टैक्स को डिक्री किया गया, यानी कि उसके लिए आदेश पत्र पारित किया गया और साथ ही साथ उसको हर एक सिटीजन पर लगा दिया गया, लागू कर दिया गया। सिंस प्रॉपर्टी इज अ सैक्रेड एंड इनवॉयलेबल राइट, क्योंकि प्रॉपर्टी क्या है, लोगों का जन्मसिद्ध, सुरक्षित और इनवॉयलेबल, मतलब कि उसे जो कि वॉयलेट नहीं हो सकता, वैसा राइट है। नो वन मे बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, कोई भी उसे उससे छीन नहीं सकता। अनलेस अ लीगली एस्टेब्लिश्ड पब्लिक नेसेसिटी रिक्वायर्स, तब तक जब तक जब तक पब्लिक नेसेसिटी के लिए उस जमीन की या उस प्रॉपर्टी की जरूरत ना हो। ओके। इन दैट केस अ जस्ट कंपेंसेशन मस्ट बी गिवन इन एडवांस, और उस केस में क्या, बस एक छोटा मोटा कंपेंसेशन दे दो उसको एडवांस में, और उसकी प्रॉपर्टी क्या कर लो, ये पब्लिक नेसेसिटी के लिए लीगली क्या कर लो, जब्त कर लो। ओके। तो आज हमने डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन तक देखा है, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कंटिन्यू रीडिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।